हेलो दोस्तों, आप आ चुके हैं केमिस्ट्री कांत चैनल पर और मैं हूं आपका टीचर एल के मैथिल। और आज का जो वीडियो है वो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने शूट कर लिए थे और पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं। और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो वीडियो जाकर दोबारा देख सकते हैं। अब आज क्या नया है? तो नया ये है कि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे, फॉर्मूला थे। एक्चुअली ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और आपके जो है होम एग्जाम है 11th का उसमें भी पूछे जाएंगे। तो अब इन न्यूमेरिकल्स को हैंडल कैसे करें वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और वन बाई वन फार्मूला लेते हुए हम लोग एक एक न्यूमेरिकल उठाएंगे और उसको टैकल कैसे करेंगे और कुछ ट्रिक्स भी हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कहाँ कहाँ कुछ ट्रिक्स का यूज हो सकता है। ठीक है, तो पहला देखो फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू डब्ल्यू। अब ये कैसे आया वो देख लो जल्दी से। सपोज करो ये एक सिस्टम है, इसमें कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे देते हैं और इसके ऊपर कुछ वर्क कर देते हैं डब्लू। तो वर्क कैसे करेंगे हम, वो बहुत सारी टेक्निक से हो सकता है। तो हम जो बेसिक टेक्निक हम लोग जानते हैं वो ये है एक्सपेंशन या कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन हो रहा है, ये पिस्टन लगी हुई है, एक तरह से पिस्टन है, ये इसका हैंडल है पिस्टन का, और इसको हम नीचे की तरफ दबा देंगे। जब हम इसे प्रेस करेंगे नीचे की तरफ कंप्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। मतलब ये कहने का है कि W वर्क हमने किया और Q एनर्जी दी, Q अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको दी। अब टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मतलब जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, पहले तो कुछ और एनर्जी थी उसकी, जब हमने ना तो हीट दी थी और ना ही डब्ल्यू या वर्क किया था, तब उसकी एनर्जी थी सपोज करो U1। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बहुत सारी एनर्जी जो उसमें ऐड होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सब एनर्जीज। तो U1 थी और उसके बाद जब हमने W और Q ये दोनों हमने दिए, इसके बाद इसकी हो गई U2। तो इंटरनल एनर्जी जो भी चेंज हुई है वो किसके बराबर होगी, जो Q अमाउंट ऑफ हीट हमने दी और W अमाउंट ऑफ हीट जो वर्क हमने किया। तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो कहीं वेस्ट नहीं हो रही है, बल्कि क्या बढ़ाने में उसका यूज हो रहा है, डेल्टा यू। ठीक है, तो ये है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो हम क्यू और डब्ल्यू दे रहे हैं वो कहीं और नहीं जा रही, बल्कि सिस्टम में ही डेल्टा यू को बढ़ा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आ रही है, तो डेल्टा यू वहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये तो हुई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद। अब इसको न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो देख लो। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी अब हम कैसे टैकल करते हैं न्यूमेरिकल्स को वो देखो। बहुत बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिससे कि सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी चीज़ों के न्यूमेरिकल्स इसी तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो जो जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। डेल्टा यू दिया है, इंटर कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नहीं डेल्टा यू दिया नहीं है बल्कि कैलकुलेट करवाया, तो हमने क्वेश्चन मार्क ला दिया। फॉर सिस्टम एब्जॉर्बिंग 400 जूल ऑफ हीट, तो एब्जॉर्ब कर रहा है कितनी, कोई सिस्टम है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है या हम दे रहे हैं उसको, एक ही तो बात है। जब हम दे रहे हैं तभी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब अगर कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 400 जूल एनर्जी को या हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड डूइंग, और कर रहा है कितना काम, W, और वो है 150 जूल। ठीक, अब याद रखो कि जब भी
एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर देखो पॉजिटिव लिया। क्यू कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव, और डब्ल्यू जब वर्क किसी सिस्टम पर किया जाए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब वो पॉजिटिव होता है। तो डूइंग वर्क, कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एब्जॉर्बिंग हीट एंड डूइंग 150 जूल ऑफ वर्क। लेकिन यहाँ पर सिस्टम पर वर्क नहीं हो रहा, बल्कि सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट और वर्क कर रहा है। तो देखो यहाँ पर कन्वेंशन क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम वो कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो अब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, यानी ये वाली कंडीशन है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो वर्क डन होगा वो होगा हमारा नेगेटिव। तो W ये जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, Q माइनस डब्ल्यू, ऐसे Q माइनस डब्ल्यू, या हम ऐसे ना करके ये Q प्लस डब्ल्यू ही रखा रहने दो और यहाँ पर कर दो माइनस 150 जूल। क्यों हमने माइनस 150 जूल किया, क्योंकि वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर, अब देखो अब इसकी वैल्यूज रख दो। ये तो ठीक है कि पॉजिटिव ही होगा Q 400, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो हीट एब्जॉर्ब्ड, अब ये साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव, और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो ये तो हीट गिवन और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम है ना, तो Q हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमने लिख लिया। इसके बाद 400 और ये हो जाएगा माइनस 150, तो ये कितना आ जाएगा 250 जूल। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टैकल करेंगे। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि वर्क डन, अगर एक्सपेंशन इरिवर्सिबल वर्क हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में कोई वर्क डन हो रहा है एक्सपेंशन में, तो उसका फॉर्मूला आता है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का। कब, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, रिवर्स नहीं हो रही है प्रोसेस बार बार, बल्कि एक ही स्टेप में या कुछ काउंटेबल स्टेप्स में प्रोसेस हो जा रही है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। अब एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, कैलकुलेट द इरिवर्सिबल वर्क डन व्हेन गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 8 लीटर। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट द इरिवर्सिबल वर्क डन, ओके। तो इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला ये है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये हम लिख लेंगे। इसके बाद वो चीज़ें लिखेंगे जो दी हुई हैं। तो गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 8 लीटर, तो V1 है हमारा 2 लीटर और एक्सपेंड हो जाती है, तो V2 इक्वल टू हो जाता है, ये 2 लीटर लिख लेना, तो हो जाता है 8 लीटर। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो V2 कितना है 8, V1 कितना है 2, तो 6 लीटर हमारा डेल्टा V आ गया, ओके। पॉजिटिव में आया क्योंकि एक्सपेंड हो रही है। अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर है, तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा आ गया P एक्सटर्नल इक्वल टू हो गया 1 एटमॉस्फेयर,
राइट। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल कितना 1 है इंटू डेल्टा V कितना है 6 है, 6 है। तो ये हो गया हमारा -6 लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये इसका यूनिट आ गई। अब इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो देखो 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू होता है 101 जूल। ठीक है, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसमें जूल में भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिया तो है नहीं कि जूल में निकालना, तो हम यहीं पर लिख के छोड़ देंगे लीटर एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर लीटर। ओके, -6। अब देखो माइनस क्यों ये रह गया, माइनस इसलिए रह गया क्योंकि वर्क डन व्हेन गैस एक्सपेंड्स, यानी गैस एक्सपेंड हो रही है। ये मान लो हमारा पिस्टन है और ये गैस भरी हुई है। अब ये एक्सपेंड हो रही है यानी पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, पिस्टन यहाँ पर पहुंच गया तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ ना ये। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लिखा हमने, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये जो वर्क हो रहा है 6 लीटर एटमॉस्फेयर या 6 एटमॉस्फेयर लीटर, ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस और वो एक्सपेंशन में जो वर्क होता है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद बात आती है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या है, रिवर्सिबल वर्क डन। ठीक है, तो रिवर्सिबल वर्क डन में जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये W इक्वल टू माइनस NRT अपॉन NRT ln नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। यहाँ पे देखो अब ln था यानी नेचुरल लॉग था, तो हमने लॉग बेस 10 में जब कन्वर्ट किया तो इसमें 2.303 का मल्टीप्लाई हो गया, तो -2.303 NRT log V2/V1। ओके, तो ये तो हो गया वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, अब आइसोथर्मल, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया कि आइसोथर्मल, बाकी तो सब वही है। देखो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, अब यहाँ पे आइसोथर्मल आ गया। होता क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा U होता है वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। तो आप जानते हो कि डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा U होता है Q प्लस W। जब ये 0 हो गया तो Q प्लस W, तो आगे अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ये आ गया। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में अभी देखा कि वर्क डन होता क्या है, माइनस NRT ये वाला, तो माइनस और पहले से माइनस है तो प्लस हो गया। इसका मतलब केवल साइन का चेंज होता है, यानी जो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन होगा वो तो होगा -2.303 NRT log V2/V1। लेकिन अगर वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में पूछा जाए तो सिर्फ साइन चेंज होगा, ध्यान रखना, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा और बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं कि कैलकुलेट द रिवर्सिबल वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली। अब आइसोथर्मली की बात आ गई, ध्यान रखना, अगर ये आइसोथर्मली नहीं होता तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन आइसोथर्मली है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वर्क डन होता है। राइट, अब देखो अब आइसोथर्मली जब कह दिया तो वर्क डन हमारा हो जाएगा 2.303 NRT log V2/V1। ठीक, अब देखो अब हमने क्या बेसिक क्या बताया कि जो भी चीज़ें दी हैं वो लिख लो। पहले तो ये फॉर्मूला गैस कर लो
क्वेश्चन पढ़ के कि क्या पूछा है और वो फॉर्मूला कौन सा हमारा लग सकता है। तो रिवर्सिबल वर्क डन बाई 1 मोल, तो n आ गया 1। ठीक है, आइडियल गैस है एक्सपेंडिंग आइसोथर्मल फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर, यानी V1 हो गया 1 और V2 हो गया 5 लीटर। ठीक, लीटर लिख लो यहाँ पर, लीटर लीटर। और टेम्परेचर क्या हो गया हमारा 300 केल्विन। ठीक है, अब ये 300 केल्विन हो गया। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रखनी है। अब R की वैल्यू जो होती है 0.08 0.821 होती है, 0.821, 820 या 821 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0.821 लिख लो, सीधे 3 डिजिट तक लिखो, ये हटा दो। तो R की वैल्यू ये होती है कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, तो 0.821 जो होती है वो होती है इसमें एटमॉस्फेयर लीटर में, जब ये लीटर में दिया हो तब की ये वैल्यू होती है। ठीक है कि नहीं। अब देखो 2.303, n है 1, r कितना है हमने बताया 0.821 और t कितना है 300 केल्विन, लॉग v2 कितना 5 और v1 कितना 1। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते चले जाएंगे। ये 1 तो 1 ही रहेगा, 0.821 इंटू आ जाएगा 300 और देखो log 5 को हम लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2। अब ये कहोगे कि ये कैसे कर दिया सर आपने, ये कैसे कर दिया कि 3 प्लस log 2। एक्चुअली है क्या कि log 5 को ऐसे लिख सकते हैं log 3 प्लस 2, तो ये log 3 प्लस log 2। ठीक, log 3 और log 2 की वैल्यू आप देख लेंगे, log 3 की यहाँ लगा देना, log 2 की यहाँ लगा देना, ये ब्रैकेट में ले लो। ठीक, इन दोनों को ऐड कर देना और इससे पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये उसी पर बेस्ड है जो कि अभी हमने पढ़ा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे है, ये वाला एक्सपेंडिंग आइडियली ये इसी पर बेस्ड है, एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, इरिवर्सिबल वर्क डन व्हेन गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम, ये भी इसी पर ही है। ठीक है, हाँ ये देखो देख लो, ये इस पर है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यानी जो हमने अभी तक जितने भी सारे न्यूमेरिकल किए हैं वो उस पर बेस्ड है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक, तो अभी हमने ये भी किया था, तो इस पे बेस्ड ये वाला न्यूमेरिकल हो गया। ये वाला जो सेकंड वन वो इस पर बेस्ड है और ये फर्स्ट वन है वो फर्स्ट लॉ पर है। तो ये करके देखना, आप लोग रिवीजन करके देखना इसका। ओके, अगली तरफ चलते हैं। अगले न्यूमेरिकल क्या है, फ्री एक्सपेंशन। अब देखो ध्यान रखो कि जो फ्री एक्सपेंशन है उसमें वर्क डन 0 होता है। कैसे होता है देखो, फ्री एक्सपेंशन समझो मेरी बात, यहाँ पर ये पिस्टन है, ये हैंडल है। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 कर दे, पी एक्सटर्नल सपोज 0 हो गया, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ लग ही नहीं रहा, यहाँ पर 0 हो गया 0, तो ये पिस्टन तो एकदम धड़ाक से निकल जाएगी बाहर। क्यों? क्योंकि इसको रेजिस्ट करने के लिए, यानी इसको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, तो रोकने के लिए नहीं है तो वर्क डन उसके अगेंस्ट होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो कैसे, W इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी। अब पी एक्सटर्नल तो 0 है, तो 0 इंटू डेल्टा वी क्या हो जाएगा 0। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। ए गैस एक्सपेंस फ्रीली इनटू वैक्यूम, यानी पी एक्सटर्नल क्या हो गया 0,
वैक्यूम में है, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर, ठीक है। तो V1 हो गया 2 लीटर, V2 हो गया 6 लीटर, और डेल्टा V कितना हो गया 6 - 2 = 4 लीटर, राइट, ठीक है। बट कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब हमें वर्क डन पूछा है, तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब ये 0 है और ये चाहे कितना भी बना रहे हो उससे क्या फर्क पड़ने वाला, 4 लीटर अगर है तो लिख दो यहाँ पे, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 हो गया, वर्क डन क्या आ जाएगा 0। अच्छा, अब आगे देखो, ए कंटेनर विद ए वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर कंटेन्स गैस एट प्रेशर 2 एटमोस्फियर, इट इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली इनटू एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, यानी ऐसा चैम्बर है जिसमें से सारी हवा निकाल ली गई है, वैक्यूम है, तो उस पर ये कमरा है, इसमें से कोई भी प्रेशर है ही नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, तो 0 अगर एक्सटर्नल प्रेशर है तो आप जानते हो कि क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो अगर 3 लीटर ए कंटेनर विद वॉल्यूम 3 लीटर कंटेन्स गैस एट ए प्रेशर ऑफ 2 एटमोस्फियर, तो अब ये मत, इससे कंफ्यूज मत ये मत होने आना है कि ये जो एटमोस्फियर प्रेशर दिया है वो बाहर का प्रेशर है, नहीं, मतलब कि इसको जब भरा गया था, इस सिलेंडर में भरा गया था, तो 2 एटमोस्फियर प्रेशर के बराबर प्रेशर से इसमें गैस डाली गई थी, ये है मतलब, गैस एट प्रेशर 2 एटमोस्फियर, ओके। दुगने जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके दुगने दबाव से इसमें गैस भरी गई थी। सिलेंडर में गैस भी तो भरी जाती है, अरे भाई देखा नहीं है, उसमें एलपीजी में गैस भरी होती है, तो बाहर से प्रेशर जब डालते होंगे तभी तो अंदर घुसेगी, नहीं तो वो जाएगी नहीं। तो 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर जब प्रेशर लगाया गया तब ये इसमें भरी गई है, तो अंदर का प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक है, ध्यान रहे। बाहर का तो उसने कह दिया इवैक्यूएटेड चैम्बर है, उसमें तो कोई प्रेशर है ही नहीं, तो जब P एक्सटर्नल 0 है तो क्या हो जाएगा, देखो P एक्सटर्नल 0 यहाँ पर रखा जाएगा। अब वॉल्यूम चाहे कितना भी बना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो W = हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो ये हो जाएगा 0 × V, ये माइनस कर दो और ये हो जाएगा 0, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को टैकल करेंगे। अब देखो अगला देखते हैं जी, अगला है एक रिएक्शन अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है भाई। द इंटरनल एनर्जी चेंज इज ये, तो डेल्टा U = है -150 किलो जूल, राइट। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है, एक्सपेंशन होता है गैस का, वेयर द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज 2, मतलब ये है कि पहले तो गैस के मॉलिक्यूल कुछ रहे होंगे, और उसके बाद उसके डबल हो जाते हैं, मतलब अगर मान लो कि डबल नहीं हो जाते बल्कि दो बढ़ जाते हैं, यानी पहले अगर 3 मोल थे तो अब 5 मोल हो गए, तो तभी तो 5 - 3 कितना आ गया 2, तो ये नेट चेंज बता रहा है डेल्टा G, डेल्टा NG, डेल्टा N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो ये हो गया 2, तो ये डेल्टा N, G नहीं लिखेंगे, डेल्टा N ही लिख रहे हैं, तो ये है हमारा 2। द टेम्परेचर हमारा T = 298, ओके। कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी, यानी डेल्टा H पूछा, तो डेल्टा H का फॉर्मूला होता है, डेल्टा H = होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT, ओके। अब देखो डेल्टा U हमें पता है, डेल्टा U पता है, डेल्टा U की वैल्यू -150, राइट, 150 प्लस डेल्टा N कितना है, ये 2 हमने निकाला, 2 है, 2, R कितना है, R जूल में जो इसकी वैल्यू होती है 8.21। अब ध्यान रखना, अभी हमने कहा था 0.80, ये भी सब ट्रिक्स हैं, ध्यान रखो। 0.821 कहा था, 0.821 वो था जब लीटर में इसकी यूनिट हो, ठीक है, यहाँ जूल में है, यानी यहाँ एटमॉस्फेरिक लीटर में यूनिट है और यहाँ जूल के हिसाब से है, ठीक है, तो 8.21, ओके, और T कितना है 298, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट कर लोगे, इसको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, और इसमें ये माइनस कर देना, तो डेल्टा H निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल करते हैं। ड्यूरिंग अगला देखते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 200। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा डेल्टा यू कितना आ गया 200। ओके, और ये किलो जूल में। द रिएक्शन रिजल्ट्स इन ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाई 1। डिक्रीज है, ठीक है, यानी एक का, अब जैसे अगर पहले 3 था तो अब 2 हो गया, समझना। डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाई 1, एक का एक कम हो जाता है, मतलब पहले 3 था तो अब 2 हो गया। तो अब डेल्टा एन क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एन आ गया यहाँ -1। ठीक, द टेम्परेचर इज 350 टी हो गया 350 केल्विन। कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी। कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी, तो डेल्टा एच हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, फॉर्मूला तो हमारा क्या है, यही है जो हमने अभी बताया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी या डेल्टा एन आर टी। ठीक है, अब अगर हम ये देखें इस फॉर्मूले में हम लगाएं तो कैसे, करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। अब डेल्टा एच हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू क्या है 200। अब यहाँ किलो जूल है, इसको जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारा जो गैस कांस्टेंट होगा ना वो हम जूल में लेंगे 8.3 के आसपास या 8.2 मान लो, जूल पर मोल लेंगे। तो जूल पर मोल लेंगे तो वो किलो जूल पर मोल तो होगा नहीं, तो हम इनको ही किलो, अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, ये और ध्यान रखो कि इसको भी हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये है हमारी जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, तो जूल में दी है तो ये जूल में ही हमें लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। ये और ट्रिक है, ट्रिक ये है कि सारी यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे किलो जूल है तो यहाँ बदल लो 150 इंटू 10⁻³ जूल हो गया, यहाँ पे इंटू 10⁻³ जूल। अब सही है, अब सारा सही आ जाएगा एकदम जब आप कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर भी हमें यही करना है, 200 इंटू 10⁻³ जूल, इसकी वैल्यू रखनी है 2 इंटू 10⁻³ जूल, 200 इंटू 10⁻³ जूल। इसके बाद डेल्टा एन -1 हो गए, ठीक है, -1 हो गया, और आर टी, आर है हमारा 8.21 और टी है हमारा कितना 350 केल्विन, तो केल्विन में ही रहता है ये टी, इसलिए यहाँ केल्विन में। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें और इसमें से फिर माइनस कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद करना, ठीक है, और चेक करना फिर उसमें। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर, और अगली स्लाइड हमारी है ये। अगली स्लाइड भी हमें एंथैल्पी के बारे में ही न्यूमेरिकल है। एक गैस को एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वाज, यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। देखो, एक गैस एब्जॉर्ब्स यानी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब करी 500 जूल constant pressure if initial internal energy of the system is 1000
द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 200 जूल, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है 200 जूल, और बाय द सिस्टम है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इक्वल टू होती है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यानी वर्क डन। ठीक है, अब अगर कोई गैस एब्जॉर्ब कर रही है 500 और इनिशियल अगर 1000 है, सपोज करना इनिशियल उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है 1000, ओके, और फिर उसने एब्जॉर्ब किया कितना 500, तो कितना टोटल हो गया, यानी U1 थी 1000, U1 था 1000 और इसने एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो U2 कितना हो गया, U2 कितना हो गया 1500, तो डेल्टा U कितना हो गया, डेल्टा U हो गया 1500 माइनस 1000, ये कंफ्यूजन कर रहा है ये। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो 500 ही आई ना, जितनी वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी तो आएगी, बाकी जो पहले है तो वो तो रहेगी। ओके, तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई 500। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब Q जो है ना इंटरनल एनर्जी, उसको हम लिखेंगे डेल्टा U। ठीक, तो डेल्टा U 500 आ गया, प्लस हमारा वर्क डन कितना है माइनस 200। ओके, तो कितना टोटल आ जाएगा 500 में से अगर माइनस 200 हो गया तो 300 जूल। ओके, तो ये एंथैल्पी चेंज हो गया। क्लियर, ये पॉजिटिव आया। इसके बाद ड्यूरिंग इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ए गैस एब्जॉर्ब्स 400 ऑफ हीट एंड परफॉर्म 150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी। तो ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ए गैस एब्जॉर्ब्स 400 जूल, तो वही है फिर से कि डेल्टा U हो गया 400, क्योंकि जितनी उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई तो वही नेट है ये, जैसे कि अभी हमने देखा था 1000 थी पहले, सपोज करो इसकी x है। ठीक है, x है। ओके, इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है U1 है, x है। ठीक है, तो U2 कितनी हो जाएगी x प्लस 400, क्योंकि 400 उसने एब्जॉर्ब किया है अभी हीट। तो अब देखो U2 माइनस U1 कितनी हो जाएगी x प्लस 400 माइनस x से x कैंसिल, तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो 400 आ गया ये डेल्टा U। ओके, अब परफॉर्म कितना वर्क कितना कर रहा है, ये सिस्टम खुद कर रहा है वर्क, लिखा नहीं अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो W इक्वल टू हो गया या माइनस 150 जूल। अब देखो W, इसका मतलब एक्सपेंशन वर्क है ही है, तो P डेल्टा V भी है यही, इसका भी यही है P डेल्टा V है। ओके, तो P डेल्टा V या W एक ही बात है, यहाँ भी P डेल्टा V और W। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे डेल्टा H कितना, क्योंकि इसी को पूछा हुआ है, तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा U कितना 400, P डेल्टा V कितना है माइनस 150 जो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 जो, राइट। ये डेल्टा H इसकी निकल के आ गई। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को टैकल करते हैं। अब अगला भी न्यूमेरिकल है, यहाँ पर देखो हीट कैपेसिटी का है। देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है Q इक्वल टू M C डेल्टा T। ठीक है, C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि 1 डिग्री किसी लिक्विड के 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने में
टेम्परेचर को राइज करने में 1 डिग्री किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का, यानी 1 ग्राम, 1 किलोग्राम इसका, तो यहाँ ग्राम ज़्यादातर लेते हैं क्योंकि हम लोग छोटे लेवल पर काम करते हैं केमिस्ट्री में, तो किलोग्राम तो अगर ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा सब्सटेंस लेते हैं तो ग्राम ही में ही चलता है। तो अगर यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी हीट की ज़रूरत होती है वही उसकी स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। तो ये हो जाती है जूल पर ग्राम पर डिग्री केल्विन, ऐसे होती है। ओके, तो अब ये है स्पेसिफिक। डिटरमाइन द हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें नोट कर लेंगे जो हमने बताया कि बेसिक हम क्या करते हैं कि सबसे पहले चीज़ें नोट, जो दिया है वो गिवन है वो नोट करते हैं। 2 किलोग्राम वाटर है, यानी m की वैल्यू क्या है 2 किलोग्राम, लेकिन किलोग्राम में तो हम लेते नहीं, ग्राम में लेते हैं, तो इसको कैसे बनना है 2 × 10⁻³ ग्राम। ओके, इतना है। ऑफ वाटर बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेल्टा टी कितना आ गया हमारा 5 डिग्री, क्योंकि 5 डिग्री बढ़ा दिया इसलिए इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे पहले अगर x था, पहले अगर कुछ भी था, सपोज करो 0 था, अब हो गया 5, तो 273 यहाँ भी तो ऐड करोगे और फिर 273 यहाँ ऐड करोगे, तो जब इनमें 273 यहाँ भी ऐड किया, 273 यहाँ भी ऐड किया, तो नेट जो आएगा वो 5 ही आएगा। तो अगर नेट चेंज अगर दिया है तो चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड हो या केल्विन में, उसे केल्विन में ही ले लेंगे, ठीक है। तो बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड, गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दी है, यानी सी कितना है, स्मॉल सी है ये 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री बढ़ाने में और 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी हीट की जरूरत है, तो वो है हमारी स्पेसिफिक हीट। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, डिटरमिन द हीट रिक्वायर्ड, यानी Q पूछा हुआ है, Q पूछा है, तो Q इक्वल टू होता है C m डेल्टा T, तो C हो गया 4.818, m हो गया 2 × 10⁻³ और T हो गया आपका 5, इसको कैलकुलेट कर लोगे Q आ जाएगा जूल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अगला देखो, अगला है हमारा एंट्रोपी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो होता क्या है, हमने बताया था कि स्पॉन्टेनिटी न तो अकेला डेल्टा H डिसाइड कर सकता है न डेल्टा S, ये वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी मैंने जहाँ समझाई है वहाँ मैंने बताया है कि डेल्टा H भी अकेला कामयाब नहीं है और ना ही डेल्टा S इज alone is sufficient, okay, neither delta H nor delta S is only sufficient, but combination of these two is needed when we decide the spontaneity of a reaction or process, means कि कोई रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी, इसको डिसाइड करने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन में फिर एक और नया फैक्टर आता है, एक नई क्वांटिटी आ जाती है जिसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको बोलते हैं डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, ओके। और इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर ये नेगेटिव में आती है तो फिर स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, 0 आती है तो इक्विलिब्रियम पर है, ओके। अब देखो इसका न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर, यानी डेल्टा जी पूछा है हमारे पास, डेल्टा जी पूछा है, और क्या फॉर ए रिएक्शन एट टी हमें दिया है कितना 298 विद डेल्टा एच, डेल्टा एच भी दिया है, डेल्टा एच भी दिया -80 किलो जूल है बेटा, तो यहाँ पर कर लेना -80 × 10⁻³
3 जूल। जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक ही जैसी क्वांटिटी होनी चाहिए। ये भी एक ट्रिक है, अगर ये आपने फॉलो नहीं करी ना तो फिर आपका न्यूमेरिकल गलत ही होना है। कोई भी सारे न्यूमेरिकल में जितनी भी क्वांटिटी हैं उनकी जो यूनिट्स हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी में जूल आ रहा है तो दूसरे में भी जूल आए, उसमें किलो जूल आ रहा है तो यहाँ भी किलो जूल कर लो। यहाँ किलो जूल है, यहाँ जूल है, तो हमने इस किलो जूल को जूल में बदल लिया, ये जूल। ठीक है, अब डेल्टा एस भी है। डेल्टा एस कितना है? -200 जूल पर केल्विन। ओके, अब इस वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे वेरी इजी। डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना आ गया? -80 इंटू 10⁻³ माइनस कितना है? टी कितना है? टी हाँ 298, और डेल्टा एस कितना है? डेल्टा एस -200। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें से इसे माइनस कर देना तो ये आ जाएगा डेल्टा जी। ठीक है, गिब्स एनर्जी ये मेरे ख्याल से माइनस में ही आनी चाहिए, तो माइनस में आएगी तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी प्रोसेस। ओके, अगला ये वाला इसी पर बेस्ड है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो वो आप कर लेना। लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि हैसेस लॉ पर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब देखो हैसेस लॉ कहता क्या है? हैसेस लॉ ये कहता है कि अगर कोई प्रोसेस एक स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप में, ठीक है, x2y बन रहा है सपोज करो, लेकिन यही प्रोसेस फिर मल्टीपल स्टेप्स में अगर हो रही है, यानी एक ही स्टेप में x से y बन गया, लेकिन वही प्रोसेस कुछ अलग अलग स्टेप्स में भी हो रही है, मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, जैसे x से बना a से बना b, और b से बना c, और c से फिर बना y, तो ये तो सिंगल स्टेप में हो गई। ठीक है, लेकिन ये किस में हुई? 1 2 और 3 और 4 स्टेप्स में हुई। तो यहाँ जो हीट चेंज है यानी इंथैल्पी चेंज है इन सब में, जैसे डेल्टा H1 2 3 4, वो इस डेल्टा H के बराबर होगा। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। ठीक, तो ये है हेस लॉ। अब यहाँ पर देखते हैं, इसी को अप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं कई सारी चीज़ें। अब यहाँ 3 रिएक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा ये दिया हुआ है, अब समझना कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? किसी भी कंपाउंड की जब वो अपने नेचुरली अकरिंग स्टेट में, मोस्ट स्टेबल स्टेट में जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उनसे मिलकर बनता है। यानी ये कार्बन होगा, अरे यहाँ पर देखो ना ऐसे CH3OH। अब ये किन किन से मिलकर बना है, ये देखो किन एलिमेंट से मिलकर बना है, और वो एलिमेंट नेचुरली अकरिंग स्टेट में, मोस्ट स्टेबल स्टेट में किस रूप में पाए जा रहे हैं, उनसे जब मिलकर बनेगा। यानी देखो एलिमेंट कौन कौन से? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन तो पहले ही हमने ले लिया, हाइड्रोजन है। तो 3 एलिमेंट हैं एक तरह से, कार्बन प्लस हाइड्रोजन किस रूप में नेचुरली अकरिंग स्टेट में मिलता है? हाइड्रोजन गैस के रूप में। ठीक है, ये सॉलिड के रूप में कार्बन मिलता है, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉलिड होता है। कोल कैसा होता है? सॉलिड होता है, तो सॉलिड के फॉर्म में। और ऑक्सीजन किस रूप में मिलती है? वो भी गैस के फॉर्म में मिलती है। ओके, अब ये देख लो, बैलेंस कर लो इसको, कार्बन ओके, हाइड्रोजन कितने हैं? ये 3 और 4, और यहाँ पर 1 है तो हमने हाफ कर लिया, हाफ O2। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे बनी
क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन ही यही है कि द एंथैल्पी चेंज व्हेन एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन मोस्ट स्टेबल स्टेट। यानी ये कंपाउंड बने किससे? अपने एलिमेंट से, और वो एलिमेंट किस रूप में हो? नेचर में मोस्ट स्टेबल स्टेट में हो। उनसे अगर कोई कंपाउंड बनता है तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, उसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। तो ये हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एफ लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें दिया क्या क्या है वो देख लो। एक तो मीथेनॉल का कंबशन दिया है, CO2 बनती है, H2 बनती है, जिसमें कि ये इतनी हीट निकलती है, ये माइनस में होगी क्योंकि हीट निकल रही है इसलिए। ठीक है, किलो जूल पर मोल, मोल -1 का मतलब पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। अब सब किलो जूल पर मोल में, तो हमें इसमें कन्वर्ट करने की तो जरूरत है नहीं, सारे ही किलो जूल पर मोल में। अब दूसरी क्या है, कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबशन होता है यानी जलता है तो CO2 बनती है, और यहाँ पर ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है माइनस में। इसी तरीके से वाटर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर H2O बनाता है, और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किसकी? वाटर की, वो इतनी है -286। अब इस डेटा से हमें ये वाली रिएक्शन निकालनी है। अब हम करते क्या हैं कि हम ऐसे इसको जैसे नहीं, वो आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, x - y = 2, फिर आपका होता है x - 2 x - 2y = कुछ और होता है, इसी तरीके से x - z = तो इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके किसी से और जोड़ घटा के तब आप माइनस या सब्सट्रैक्ट या एडिशन करके हम कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालते हैं। ऐसे ही यहाँ पर करना है। तो हमने किया, देखो हम करना क्या है वो ध्यान दो मेरी बात का। हमें ऐसे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तीनों इक्वेशंस को कि हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो। अब ये इक्वेशन मिलेगी हमें कैसे? जब हम सारी चीज़ों को ख़त्म कर दें, सिर्फ क्या बचे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और क्या बचे? मीथेनॉल। तो देखो ये मीथेनॉल है, ये CO2 है। CO2 तो हमें ख़त्म करना है क्योंकि CO2 इस रिएक्शन में कहीं भी नहीं है, इस इक्वेशन में कहीं भी नहीं है। H2O भी ख़त्म करना है। अब ऐसा कुछ करना है कि इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को क्या करें? माइनस करें, तब CO2 खत्म होगा, या प्लस करें? तो कहोगे सर माइनस करो, क्योंकि इसको माइनस कर दोगे तो ये CO2 खत्म हो जाएगा। तो हम इस वाली इक्वेशन में से ये वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? या फिर इस वाली में से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो हम 2 में से 1 करते हैं। ठीक, यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख लो, ये 1 लिख लो और ये 3 लिख लो। ठीक, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब 2 क्या है देखो, 2 है C सॉलिड प्लस O2 गैस, CO2 गैस, और ये डेल्टा H = -393 किलो जूल पर मोल। और 1 क्या है? CH3OH प्लस 3/2 O2 CO2 प्लस 2H2, और इसमें कितना है? डेल्टा H = -226 किलो जूल पर मोल। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। मैथमेटिक्स में भी यही करते हैं। तो CO2 हमारा ये हो गया। अब हमारे पास क्या आया देखो, CS माइनस ये
और प्लस ये, अब देखो O2 में से 3/2 यानी ये तो 1.5 है ना, और ये O2 है, तो यहाँ पर बच जाएगा -1/2 O2। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, -2H2O। ओके, ये हमारे पास बचा। ठीक है, अब अगला देख, सपोज करो यही हमने, अब हम कुछ अभी चेंज नहीं कर रहे इसमें, हमने सीधे सीधे जो मिला वो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो कि H2O यहाँ पर है, H2O यहाँ पर है, ये भी हमें ख़त्म करना है। तो इधर साइड में H2O प्लस में और इधर साइड में माइनस में, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो एक ही H है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और करना कि इसका भी साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3, देखो 6 में से 3 गया 3, और 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 6 आ गया, 6 में से 3 गया 3 प्लस डेल्टा H। इस इक्वेशन का हमें ये मिल गया एंथैल्पी चेंज, इस वाली इक्वेशन का। अब देखो एक मिनट, ये जरा मुझे ठीक है, अब हम एक नई स्लाइड मुझे ऐड करनी थी इसलिए। अब देखो, अब ये इक्वेशन जो आई है ये वाली, इसको हम कह देते हैं फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ। अब इस 3 और इसका कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से हम कुछ करेंगे ताकि ये H2O कैंसिल हो जाए, ये भी H2O कैंसिल हो जाए, फिर जो बचेगा फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। अगर यही सब आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे अगर कुछ और चेंज होगा तो। अब इस वाली इक्वेशन को इस वाली से ऐड करना है, और ऐड कैसे करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके, किसका, 2 का, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2H2O है, इसलिए वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर किसी में होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इस हीट में भी होगा, ध्यान रहे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं, तो यहीं पर कर दें, यहीं पर कर देते हैं। देखो H2 गैस प्लस, अब 2 का, अब 2H2 होगा ना, 2, क्योंकि 2 का हमने मल्टीप्लाई किया। देखो आप लिखोगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2, ओके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 2 number, okay, then we add this equation to फोर्थ इक्वेशन, ओके। तो अब हम जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2H2 हो गया, 2H2 प्लस यहाँ पे 2 का यानी हाफ है, ये हाफ का डबल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो O2, और ये हो जाएगा 2H2O, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, तो डेल्टा H हो जाएगा -2 का करो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, ओके, कैरी 1, 2 2 4, 2 2 2 जा 4 और
अगला 5। ओके, अब ये हम जब ऐड करेंगे तो देखो ये माइनस का ये प्लस का खत्म हो गया। अब इन सबको हम एक साथ लिख लेंगे। क्या क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा, दूसरे स्लाइड पे कर लेते हैं, C माइनस CS माइनस CH3OH CS माइनस C सॉलिड मतलब माइनस CH3OH और अब इसमें से O2 में से आधा O2 गया तो ये आधा O2 बचा, तो 2H2 प्लस हाफ O2 क्या बचेगा, 2H2 प्लस हाफ O2। ठीक है, और आगे हम यहाँ तो 0 बचा, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, यहाँ बच गया 0 और इसमें ये कितना, 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया 9, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3 गया 2। ओके, माइनस 2 3 9 माइनस 2 3 9 माइनस डेल्टा एच क्या हो गया, माइनस 2 3 9 9 किलो जूल पर मोल। ये ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ और ऐसे बता रहा हूँ कि आराम से समझ में आ जाए। आपको करना यही है कि हमने क्या बताया कि ऐसा देखो कि हमें सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, सिर्फ वो इक्वेशन हमें मिले वही चीज़ें रखनी है जो उस इक्वेशन में है जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब इन तीनों को हम इस तरीके से जोड़ेंगे घटाएंगे ताकि बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाए और क्या बच जाए, कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन और हाफ O2 और हमारा एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। तो हमने वही किया है अभी। अब देखो, अब ये ले जाओ यहाँ पर इधर की तरफ, तो CS प्लस क्या 2H2 प्लस हाफ O2 और जब ये ले गए तो ये प्लस में आ गया इधर और डेल्टा H इसकी है माइनस 239 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब देखो ये वाली इक्वेशन सेम वही मिल गई हमें, CS 2H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू CH3OH और इसकी डेल्टा एफ फॉर्मेशन पूछिए, लेकिन यहाँ पर हमें डेल्टा एफ फॉर्मेशन आ भी गई हमारे पास। ठीक है, तो ये जो हेसेस लॉ की एप्लीकेशन है, अभी एनसीईआरटी में काफ़ी सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए इसी तरीके के, तो आप प्रैक्टिस करोगे और ये बार बार इसको देख के इसी न्यूमेरिकल को आप लगाने की कोशिश करो जैसे मैंने बताया है, लेकिन खुद करना। यहाँ पे बहुत सारा मिंगल्ड अप हो गया है, काफ़ी कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा अभी लिखा है इसलिए, और जब हम बोल रहे थे तब सब समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए आप अपनी साफ नोटबुक पे ये सब प्रोसेस करके देखना। हमने कहा पहले, सबसे पहले क्या करोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, दो में से एक को घटाना है। ठीक है, वो माइनस करना, तो आप यहाँ माइनस करोगे, सारे साइन चेंज करके ये फाइनली ये वाली इक्वेशन हमें मिलेगी। फिर हमने क्या कहा कि ऐड करना है, ऐड क्या करना है, ऐड इक्वेशन 4 और 3, लेकिन कब, जब 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो। तो कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 with 2 number and then add it to इक्वेशन 4, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई करने से ये आ गई इक्वेशन। ठीक,
और फिर उसके बाद उसको ऐड किया। ऐड करने में कोई साइन चेंज होते नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो जो माइनस और प्लस के हैं और एक ही साइड रखे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो है जैसे एक ही जैसी, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो इसमें से देख लो कितने नंबर आपस में माइनस हो सकते हैं, तो वो हो जाएगा। और बाकी जो चीज़ एक ही जैसी जो राशियाँ होती हैं ना, एक ही जैसी क्वांटिटीज जो होती हैं, वो ही हम माइनस प्लस कर सकते हैं, बाकी तो नहीं कर सकते। तो कार्बन सॉलिड इसमें है लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। देखो ऐसे ही रख दिया सीधे, ये देखो ये रख दिया। यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल भी नहीं था, एक ही जगह था, ऊपर नीचे तो नहीं था, तो इसलिए हमने सीधे सीधे वही रख दिया। हाइड्रोजन भी कोई जोड़ घटाना नहीं हुआ, कोई सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं होगा उसका, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों रिएक्शंस में इक्वेशंस में नहीं है। ऑक्सीजन है दोनों इक्वेशंस में, तो उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से उसको माइनस या प्लस कर देंगे, जैसी भी सिचुएशन होगी। ठीक है, फिर इस माइनस यहाँ पर आया तो इसको ले जाके इधर रख देंगे, तो प्लस का हो गया। अब देखो वही इक्वेशन निकल के आ गई जो हम ये वाली विच वी वांटेड टू गेट, तो ये वाली जब आ गई और इसका अपने आप ही ये डेल्टा एच भी आ गया। सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते करते वही चीज़ निकल के आ गई, तो यही हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। ठीक, तो इस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को डील करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लगभग सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कवर किए हैं, कुछ ट्रिक्स भी छोटी छोटी बताई हैं, और ये वाला जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपटीशंस में भी आता है और आपके होम एग्जाम्स में भी आएगा, तो इसको भी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे। ओके, अगले वीडियो लेकर फिर से हम हाजिर होंगे, और आप देख रहे थे केमिस्ट्री कांत चैनल, और मैं था आपका टीचर LK मैथिल। और अगर वीडियो कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर कुछ सजेशंस देने हो तो कमेंट भी ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस नाइट, गुड नाइट, शब्बा खैर।